हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वह है नेट का पेपर दिसंबर 2010 का। इसके पहले जितने भी पेपर थे वो मैंने डिस्कस किए हैं। जिसने भी नहीं देखा वो इसी चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार का प्रकटित अधिमान सिद्धांत इस पर आधारित है। तो उपभोक्ता व्यवहार का प्रकटित अधिमान सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए दिया किसने था। तो ये सैमुअल्सन ने दिया है और सैमुअल्सन ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग की बात की है और उन्होंने चॉइस के ऊपर बात की है कि यानी कि अगर कोई पर्सन ए है, अगर वो ए को बी के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफर कर रहा है और बी को सी के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, तो ये हमेशा इसी ऑर्डर में होगा, यानी कि उसकी ऑर्डरिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो है। और वो जो चॉइस, जो कंज्यूमर है उसकी चॉइस हमेशा कंसिस्टेंस रहेगी और ये हमेशा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ही बात करते हैं। ये निगेटिव इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात नहीं करते हैं। तो ये इनका एक ड्रॉबैक भी है। तो ये तीनों इन्होंने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में बताया है। तो ये हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार के प्रकटित अधिमान सिद्धांत संगतता, प्रबल क्रमण, मांग की धनात्मक आय लोच, इन तीनों पे निर्भर करती है। तो ये सारे इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व फॉर लेबर विल बेंड बैकवर्ड व्हेन, यानी कि सप्लाई ऐसे ये वाली कंडीशन कब होती है? यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और यहाँ पे ये इक्वल होता है और यहाँ पे इनकम इफेक्ट। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज़्यादा है और यहाँ पे इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा है। जब इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा होने लगे तो वहीं से हमारा कर्व बैकवर्ड बेंडिंग होने लगता है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा लेज़र को प्रेफर करने लगते हैं फॉर वर्क, और यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ इक्वल टू इनकम इफेक्ट। इसी ग्राफ को देख के हम सॉल्व करेंगे। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ वेज रेट इंक्रीजेज इज़ हायर दैन इनकम इफेक्ट। क्या तब बैकवर्ड बेंड होता है जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हायर होता है वेज रेट के? तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ वेज रेट इंक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का वेज रेट, यहाँ पे वेज रेट है, ये इंक्रीज होने लगता है, वो भी किसके? हायर दैन इनकम इफेक्ट से ज़्यादा, तब जाके ये बैकवर्ड बेंड हो जाती है। तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो हमारा ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो गया, बाकी इनकरेक्ट ही होगा। पढ़ लेते हैं कि इनकम इफेक्ट ऑफ वेज रेट इंक्रीजेज इन अ निगेटिव एंड हायर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट का वेज रेट निगेटिव नहीं जबकि पॉजिटिवली है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से हायर है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है। लेज़र इज़ गिवन गुड, ये लेज़र गिवन गुड नहीं है। और सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट ऑफ द वेज रेट इनकम इन्फोर्स ईच अदर, ये एक दूसरे को इन्फोर्स नहीं करते हैं। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन नीचे के गलत हो गए और जो हमारा सही आंसर है वो यही है कि मजदूरी दर में वृद्धि का प्रतिस्थापन प्रभाव उसके आय प्रभाव से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द सेम एज। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फर्म के परफेक्ट कंपटीशन में किसकी तरह होते हैं? सिमिलर। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ये इसकी तरह होते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और इसी की तरह मार्जिनल कॉस्ट एबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है और ये वेरिएबल। तो इसी की तरह हमारा ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट होगा, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये औसत परिवर्तित लागत वक्र से ऊपर सीमांत लागत वक्र। हमें इसमें मैच करना है। क्वाजी रेंट किसने दिया है? तो क्वाजी रेंट मार्शल ने दिया है। ये हम आंख मूंद के यहाँ पे फोर्थ लगा सकते हैं। अब देखिए, हम इसको सब्स्टिट्यूट करना हमें सीखना है। एग्ज़ाम में
मान लीजिए आपको नीचे की चीज़ें नहीं आती होंगी तो आप कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए फोर्थ हमें यहाँ भी मिल रहा है, फोर्थ हमें यहाँ, सॉरी देखिए फोर्थ हमें यहाँ भी मिल रहा है और फोर्थ हमें यहाँ भी मिल रहा था। तो ये दोनों जगह हमें फोर्थ फोर्थ मिला है, यानी कि ये दो जो बीच के दोनों हैं ये गलत हैं। हमें फोर्थ फोर्थ मिल गया। अब इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन दिया है हिग्स ने, तो 1 1 दोनों में सिमिलर है, तो यानी कि ये तो हमारा 1 ही होगा। उसके बाद हमें देखना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी दिया है चैम्बरलिन ने, तो 2 होगा। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी कि हम सिर्फ 2 ऑप्शन को देख रहे हैं और उसी में से हमें देखना है, सॉल्व करना है। इस तरह से अगर हम ये टेक्निक को नहीं अपनाते तो हमें चारों ऑप्शन में से देखना पड़ता कि कौन सा करेक्ट है, लेकिन इसकी वजह से अब हम यहीं से एलिमिनेट कर दिए कि यहाँ पे थर्ड है और यहाँ पे सेकेंड है, जबकि सेकेंड सही होना चाहिए कि चैम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिया था, तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट अराइजेज ओनली इफ, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट की जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कब अराइज होता है, जब एवरेज रेवेन्यू इज़ नॉट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्या ये तब अराइज होता है जब एवरेज रेवेन्यू इक्वल नहीं है मार्जिनल रेवेन्यू के। दूसरा है हमारा एवरेज कॉस्ट इज़ नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तीसरा है टोटल रेवेन्यू इज़ नॉट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और चौथा है एवरेज कॉस्ट इज़ नॉट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो देखिए हमारी बात हो रही है मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये कब अराइज होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कब मिलता है। तो जब हमें मार्जिनल का पूछा है तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में देखेंगे। बाकी और हमें कहीं भी मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का रिलेशन नहीं बता रहा है, हमें यही फर्स्ट में ही मिल रहा है कि एवरेज रेवेन्यू जो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर नहीं होता है, तब जाके हमें मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, जिसमें औसत आगम सीमांत आगम के बराबर नहीं होते हैं, और बाकी हमारा गलत है क्योंकि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हम किसी में नहीं देख रहे हैं। अब देखिए हमारा जो पाँच आने वाले क्वेश्चन है वो सब असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा, इन द शॉर्ट रन अ प्रोड्यूसर ऑपरेट्स इन ओनली स्टेज सेकेंड ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वेयर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज डिक्लाइनिंग। अब इसके लिए हमें ये ग्राफ आना चाहिए, ये वाला, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। अब यहीं पे जहाँ पे हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट हाई होता है, एवरेज प्रोडक्ट ये ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे, ये नहीं है, ये जहाँ पे मैक्सिमम होता है ये, और ये जहाँ पे, एक सेकेंड इसको इरेज करना पड़ेगा, हाँ देखिए अब जहाँ पे ये जो हमारा ये है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे ज़ीरो होता है वहीं पे ये टोटल प्रोडक्ट हाई होता है, मतलब मैक्सिमम होता है, ऐसे बनाना था, ये मैक्सिमम वाला पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे ये निगेटिव होता है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ, ये हमारा ग्राफ अच्छा बना नहीं है, हम इसको फिर से एक बार बना लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल एवरेज, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, गलत ही बन जा रहा है, यानी कि ये जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे ये जो टोटल प्रोडक्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहीं पे आना चाहिए। अब देखिए ये सही बना है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे आया है।
तो यानी कि ये हमारा पॉइंट इस पे है। और ये हमारा स्टेज, ये स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड। अब हम देखेंगे कि स्टेज फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि इन शॉर्ट रन प्रोड्यूसर ऑपरेट्स ओनली इन स्टेज सेकंड ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वेयर द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर वेरिएबल इज डिक्लाइन। अब देखिए लॉ ऑफ सेकंड, ये सेकंड स्टेज में ही प्रोडक्शन होता है और जहाँ से ये जो एवरेज प्रोडक्ट है ना हमारा, ये यहाँ से डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा जो ऑप्शन है ए तो हमारा ट्रू है कि हमारे ऑप्शन ये दिख रहा है कि यहाँ से डिक्लाइन कर रहा है। दूसरा क्या है, इन स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज थर्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। अब देखिए अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, फर्स्ट में मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, इसमें फर्स्ट स्टेज में देखें तो ये इंक्रीज़ कर रहा है और सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में जाके वो नेगेटिव में हो जा रहा है। लेकिन हमें रीज़न में बोला है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में ये नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो रहा है, ये हमारा पॉजिटिव हो रहा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ना कि बी। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो स्टार्टिंग में तो इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि पॉजिटिव है ये, लेकिन ये बोल रहा है कि ये दोनों स्टेज में ये फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर नेगेटिव होंगे, तो ये नेगेटिव नहीं होंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि पहला करेक्ट है और दूसरा रीज़न गलत है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अ फर्म अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट करता है लॉन्ग रन में, ये हमें पता है। प्रॉफिट किस तरह की, कितने तरह की प्रॉफिट होती हैं, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट होती है और एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली कंपटीशन में लॉन्ग रन में अर्न करते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और जितने भी कंपटीशन है, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही ये अर्न कर पाते हैं, तो ये हमारा सही है। A firm in monopolistic competition produce a commodity which has no close substitute। तो ये बात हमारा सही नहीं है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोड्यूसर है वो ऐसी कमोडिटी बनाता है जिसके क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। अब जैसे एग्जांपल देख लीजिए, साबुन क्या किसी एक ही कंपनी की बनती है क्या? नहीं। तो साबुन एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक प्रोडक्ट है, तो साबुन के बहुत सारी वेराइटी हो, यानी कि क्लोज सब्सटीट्यूट है हमारे पास अवेलेबल। लक्स का है, डिटॉल का है, डव का है, ऐसे तमाम तरह के साबुन हैं, तो उनको हम क्लोज सब्सटीट्यूट कहते हैं जिसके सिमिलर तरह के फीचर्स मिलते जुलते हैं। तो ये बोल रहा है कि नो क्लोज सब्सटीट्यूशन, इसीलिए ये रीज़न हमारा गलत है और सिर्फ हमारा असर्शन सही है। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो हमारा सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, डीवैल्यूएशन इन जनरल इज रिस्टोर्ड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट। तो डीवैल्यूएशन क्यों करते हैं हम? कोई भी कंट्री डीवैल्यूएशन इसलिए करती है ताकि वो अपने एक्सपोर्ट को यानी कि निर्यातों को बढ़ा सके। और ये कैसे बढ़ता है? अगर हम अपने यहाँ के रुपये की वैल्यू को घटा दें, यानी कि पहले $1 के बदले हमारी रुपीज़ थी 60 रुपीज़ और अब $1 के बदले हमारी रुपीज़ हो गई है 50, यानी कि हमने इसकी 70, हमने इसकी वैल्यू को घटा दी। जब हम घटाते हैं अपनी रुपये की वैल्यू को हमने घटा दिया कि $1 में पहले हम 60 रुपये दे सकते थे, अब हमें 70 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए हमारी रुपये की वैल्यू घट गई। इसी को हम बोलते हैं जानबूझ के हमने अपनी रुपये की वैल्यू घटा दी। और रुपये की वैल्यू घटी तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि पहले जब जो कोई फॉरेन कंट्रियाँ आती थी, जब $1 देके उनको सिर्फ 60 रुपये की चीज़ें ही मिल पाती थी, अब $1 देके उनको 70 रुपये तक की चीज़ें मिल जा रही हैं, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे यहाँ से खरीदेंगे, तो इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये रीज़न होता है डिवैल्यूएशन करने का, जो कि कोई भी कंट्री जानबूझ के करती है ताकि उसके एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो सके। तो हमारा असर्शन तो सही है। रीज़न देखते हैं, इट मेक्स एक्सपोर्ट चीपर। क्या ये एक्सपोर्ट को चीपर बना देती है? तो यही तो होता है कि हमारा एक्सपोर्ट चीप हो जाता है क्योंकि हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो घट जाती है, जिसकी वजह से जो फॉरेनर्स है वो एक ही $1 में कई सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट चीप बन जाता है। तो हमारा रीज़न और असर्शन दोनों हमारा सही है, लेकिन हाँ ये दोनों हमारे करेक्ट हैं और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो ये नॉट करेक्ट, ये करेक्ट, तो बाकी के सारे गलत हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन अ डेवलपिंग कंट्री इन जनरली इज़ टू अचीव ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी।
क्या किसी डेवलपिंग कंट्री में किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की भूमिका सामान्यतः समृद्धि की ज़्यादा उच्च दर प्राप्त करना होता है? तो ये बिल्कुल सही असर्शन है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी डेवलपिंग कंट्री में वो चाहती है कि जो ग्रोथ हो वो एकदम स्टेबल तरीके से प्राप्त हो, यानी कि ग्रोथ भी हो और साथ में स्टेबिलिटी भी बनी रहे मार्केट में। तो ये तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का रोल है, तो इसलिए हमारा असर्शन सही है। रीज़न देख लेते हैं। इट मेक्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू पब्लिक एट अ चीपर रेट ऑफ द इंटरेस्ट। तो ये भी हमारा सही है कि ये पब्लिक को एक चीपर रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देती है। तो हमारा यानी कि बोथ आर करेक्ट। तो देख लेते हैं, ए बी आर नॉट एक्सप्लेनेशन, बी सिर्फ बोथ आर करेक्ट होगा, बाकी और कोई हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला भी नहीं दिया है, तो हमारा डी एकदम करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम। The average and the spread of indirect taxes have been lowered in India over the past 2 decades। क्या पिछले 2 दशक के दौरान भारत में अप्रत्यक्ष करों का विस्तार और औसत आकार कम हो गया है? तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पिछले 2 डिकेड्स में, यानी कि ये 2010 की अगर बात पेपर है तो इसके पिछले 2 डिकेड्स की बात हो रही है। तो क्या उस पिछले 2 डिकेड्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हुए हैं? तो ये तो कहीं से भी इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी भी कम नहीं हुए हैं, तो ये तो हमारा असर्शन बिल्कुल गलत है। अब हम चलते हैं दूसरा कि टैक्स जीडीपी रेशियो इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन ड्यूरिंग द पीरियड। इस पीरियड में टैक्स टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन हुआ था। टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है कि हमारे जितना जीडीपी है हमारा, उस हिसाब से टैक्सेस नहीं आ रहे थे, तो इस पीरियड में डिक्लाइन हुआ था। तो हमारे ये रीज़न करेक्ट है, लेकिन असर्शन इनकरेक्ट है। तो यानी कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा द क्लासिकल एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज कैरेक्टराइज्ड एज। अब क्लासिकल्स के एनालिसिस में वो कई चीज़ों को फिक्स्ड मानते हैं, यानी कि जो उनका एनालिसिस है एम्प्लॉयमेंट का और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का, वो एक तरह से स्थैटिक एनालिसिस है, यानी कि ना वो कंपेयर करते हैं ना ही वो डायनेमिक एनालिसिस करते हैं, वो एक स्टैटिक एनालिसिस करते हैं जिसमें वो कई चीज़ों को अपने अनुसार वो फिक्स्ड मानते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, मार्केट में कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट खुद ही अपने आप को करेक्ट कर लेती है। तो इस तरह के एजम्पशंस को लेके चलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि इनका जो एनालिसिस है वो एक स्टैटिक एनालिसिस है। हमारा ऑप्शन ए इसीलिए करेक्ट होगा, बाकी इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंजम्पशन इज इरिवर्सिबल इज इम्प्लिसिटिक इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। तो कंजम्पशन हमारा इरिवर्सिबल है, ये कौन से हाइपोथेसिस में है? तो 4 तरह के हाइपोथेसिस हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस जो कीन्स ने दिया था, फिर रिलेटिव हाइपोथेसिस ड्यूसेनबेरी ने दिया था, फिर लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये एंडो मोडिगिलियानी ने दिया था, और परमानेंट हाइपोथेसिस इसको फ्रीडमैन ने दिया था। तो अब इन चारों हाइपोथेसिस में ऐसा कौन सा हाइपोथेसिस जिसमें कंजम्पशन को इरिवर्सिबल माना गया है? इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि अगर हम जो खर्चा आज कर रहे हैं, अगर हमारी इनकम कल को घट भी जाती है तो क्या हमारा खर्चा घट जाएगा? तो इस चीज़ को हम रिवर्सिबल कहते हैं कि आज हमारी इनकम, मान लीजिए हम 10 रुपये कमा रहे हैं तो हम 10 रुपये के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं, और कल को अगर हम 5 रुपये कमाएंगे तो हम 5 रुपये के हिसाब से खर्चा करेंगे। उसको हम बोलते हैं कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि ये जिस तरह का पैसा उस तरह का खर्चा। लेकिन रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में ये कहा गया है कि हमारा कंजम्पशन इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि जो ह्यूमन की थिंकिंग होती है, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, उसके कारण वो अपने आप को सोसाइटी में दिखाने के लिए कि हम उसी अभी भी इनकम लेवल पे हैं, भले ही उनके पास कुछ नहीं हो, लेकिन वो उसको मेंटेन करने के लिए अपने कंजम्पशन को वो कम नहीं करते हैं। तो उसी को बोलते हैं इरिवर्सिबल, जब हम अपने कंजम्पशन को कम नहीं करते हैं। तो ये दिया था रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज गिवन बाय। तो जब कीन्स ने 3 तरह के डिमांड फॉर मनी दिया था, एक तो एक ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, एक प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब इन तीनों डिमांड फॉर मनी में उन्होंने बताया था कि ये दोनों हैं वो
ये इनकम पे रिलेट करते हैं और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वर्सली रिलेट करता है। अब इसी ट्रांजैक्शनरी और प्रिकॉशनरी डिमांड को कीन्स ने जो बताया था कि या तो इसी ट्रांजैक्टरी और प्रिकॉशनरी डिमांड को लेके टॉबिन ने अपना अलग अप्रोच दिया और बाउमल ने अपना अलग अप्रोच दिया। इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। तो इन्वेंटरी अप्रोच किसने दिया है, तो इसको बाउमल ने दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि बाउमल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर मनी इज। तो लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जब डिमांड फॉर मनी क्या होती है। तो अगर हम इसका फिगर बनाएं तो लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, जो हमारा ये कर्व है एकदम आके और ये एकदम ऐसे हो जाता है, यानी कि अब इसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो अब बढ़ेगा ही नहीं, यानी कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है लिक्विडिटी ट्रैप में कि इंटरेस्ट रेट सब अपना पैसा होल्ड कर लेते हैं यहाँ पे और कोई मार्केट में लगाता ही नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। अब इस कंडीशन में ये कर्व हमारा कैसा है, एकदम मोर इलास्टिक है, यानी मोर नहीं परफेक्टली इलास्टिक हो गया है, यहाँ पे एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्णतः लोचकदार होती है। अब हमें इसमें मैच करना है एक्सचेंज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज किसने दिया है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज पहली बार इरविंग फिशर ने दिया था। तो हमारा ये 4 से मैच हो गया। मनी वेज रिजिडिटी की का कंसेप्ट कीन्स ने दिया है, तो हमारा 3rd हो गया। उसके बाद नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया है और रेशनल एक्सपेक्टेशन सबसे पहले जॉन मूथ ने दिया है। अब हम मैच कर लेते हैं, पहला का फोर्थ इन तीनों में है, ये तो हमारा होगा ही नहीं। फिर बी का थर्ड इन दोनों में है, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी का फर्स्ट इन दोनों में से सिर्फ इसमें है, तो हाँ यानी कि हमारा ये सी वाला एकदम करेक्ट है जिसमें तीनों मैच कर रहे हैं, यानी कि सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of following statement in case of Kaldor model of the trade cycle is incorrect? अब देखिए केल्डोर ने एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेके एक इस तरह के फिगर को बनाया था। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है और इसी तरह से हमारी ऐसे सेविंग, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस सेविंग, और उसके बाद ये इधर इस तरह का फिगर कीन्स ने दिया, केल्डोर ने दिया था। इसको इरेज कर देती हूँ मैं। तो अब हमें बताना है कि कौन सा हमें इनकरेक्ट है इसके लिए ट्रेड साइकिल से रिलेटेड। इट फाउंडेशन कैन बी फाउंड कीन्स थ्योरी ऑफ द इनकम डिटर्मिनेशन। तो ये कीन्स थ्योरी के सिद्धांत में ही इसके आय का निर्धारण का एक इसको फाउंड किया गया था, यानी नींव रखी गई थी। तो ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना है। इट एज्यूम्स बोथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आर नॉन लीनियर। तो ये भी सही है, इन्होंने नॉन लीनियर ही बताया था, क्योंकि इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये भी नॉन लीनियर ही बनता है। उसके बाद इट मेक्स यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंटरैक्शंस ऑफ द टू जनरेट ट्रेड साइकिल। तो इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंटरैक्शन नहीं होता है ट्रेड साइकिल को जनरेट करने के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल। ये कैपिटल स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ना कि इंटरैक्शन ऑफ मल्टीप्लायर इंटरैक्शन। तो इसीलिए ये हमारा सी गलत है और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमें मिलाना है अब लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो इसको दिया था मोडिग्लियानी ने, तो ये ए से मैच हो गया। लिक्विडिटी ट्रैप कीन्स 4, यानी कि फर्स्ट का पहला, दूसरे का चौथा इसमें भी है, पहला और चौथा इसमें भी है। फिर रिचेट इफेक्ट दिया था ड्यूजनबेरी ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में, यानी कि दूसरा। तो यहाँ पे दूसरा नहीं है, तो ये गलत हो गया, यानी कि सारे गलत हैं, हमें ऑप्शन मिल गया। और रियल बैलेंस इफेक्ट दिया था पीगू ने। तो हमारा 4th आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट पहली बार ब्रुटलैंड में दिया गया था। तो यह हमारा पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम। अब हेरेट-डॉवर इक्वेशन ऑफ वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। अब देखिए हेरेट
डोमर मॉडल में 3 तरह के इक्वेशंस को दिए हैं। एक तो एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। इन तीनों के इक्वेशंस अलग अलग हैं, लेकिन हमें पता नहीं सिर्फ वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ में जो ये इक्वेशन है G बार S/Y/1/K, इसमें कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो कैपिटल आउटपुट रेशियो ये 1/K को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन 1/K करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था, इकोनॉमी को फ्री कर दिया गया था, कैपिटल फ्री कर दिया गया था, जो मूवमेंट्स हो गए नेशन बाई नेशन, और टेक्नोलॉजी भी फ्री हो गई थी, सब तरह के, यानी कि इकोनॉमी को पूरा खोल दिया गया था ताकि जो ट्रेड है वो बढ़ सके और बाहर के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो देख लेते हैं कि क्या नहीं था इंडिकेटर। ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी फॉर रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्या इकोनॉमी को रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तरह ओपन कर दिया गया था, तो ये तो सही है, हमें नॉट बताना है। अलाउइंग फ्री कैपिटल, ये भी सही है। फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। अचीविंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, तो इसमें इस एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एक इंटरनल मामला है, इसमें ग्लोबलाइजेशन का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नॉट पूछा है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, तो जब अगर हम पॉवर्टी के इंडिकेटर्स की बात करें तो हेड काउंट इंडेक्स, पॉवर्टी गैप रेशियो, पॉवर्टी स्क्वायर गैप रेशियो, ये सारे पॉवर्टी के इंडिकेटर हैं, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी हिर्शमैन ने दिया था, तो जहाँ पे हिर्शमैन होंगे हम लगा देंगे AO हिर्शमैन। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैबरलर ने दिया है। एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट कॉस्ट दिया है। रिकॉर्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट दिया है। ये फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी इन्होंने दिया है एक्सरोलिन ने, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, द कंसेप्ट ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड इज गिवन एज। तो बेला बाल्सा ने ये इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड दिया है, बाकी मेरी ये सब ने नहीं दिया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज कंसीडर एज नॉन डेट क्रिएटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। तो कौन सा ऐसा इसमें से है जो नॉन डेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो को कंसीडर किया जाता है, यानी कि ऋणेतर विदेशी निवेश अंतर्वाह अर्जक कोई एक समझा जाता है, तो वो है एक्सटर्नल असिस्टेंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग फ्रॉम IMF या कमर्शियल बैंक। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम नॉन डेट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट इनफ्लो बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।